प्यारे बच्चों, आज हम जिस बिंदु पे चर्चा करेंगे वो अपने एक पाठ्य पुस्तक है एकांकी सरोवर बीए द्वितीय वर्ष के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र में, जिसमें 7 एकांकियों को संग्रहित किया गया है। उसमें अपना जो पहला अध्याय है जिसका शीर्षक है उत्सर्ग, और उसके लेखक है या एकांकीकार है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। सबसे पहले जो उत्सर्ग शब्द है इसका अर्थ हम जानते हैं। देखिए, उत्सर्ग का शाब्दिक अर्थ होता है त्याग, बलिदान या फिर कुर्बानी। ये बड़ी रोचक ही जिज्ञासापूर्ण कुतूहलपूर्ण एकांकी है, जिसमें आदर्श प्रेम के बारे में, मानव प्रेम के बारे में और इसके साथ ही एक इंसानियत के बारे में इसमें जो है वो प्रतिपादित जो विचार है वो दिए गए हैं। यहाँ हम बात करें जैसे उत्सर्ग इसका शीर्षक है, तो आपको इसमें ये 2 बातें सबसे पहले इसमें ध्यान में रखनी है कि एक तो जो पाठ का अपने जो शीर्षक है उसका जो नाम है उत्सर्ग वो तैयार करना है व्याख्या के लिए, दूसरा उसके लेखक का नाम अपने को तैयार करना है। अब बात करते हैं इसके पात्र योजना की कि कौन कौन से पात्र इस एकांकी में है। पात्र योजना, पहला इसमें जो मुख्य पात्र है वो एक डॉक्टर है, इसका नाम आया है डॉक्टर शेखर। एक महान वैज्ञानिक है ये, इसका परिचय हो जाएगा महान वैज्ञानिक। दूसरे पात्र की बात करें विनय। विनय डॉक्टर शेखर का सहायक है जो उसके शोध में, उसके खोज करने वाले यंत्र में उसकी सहायता करता है। तो ये हो गया डॉक्टर शेखर का सहायक। तीसरा इसमें पात्र जो है वो छाया देवी। ये डॉक्टर शेखर की उपेक्षित प्रेमिका है। चौथा इसमें जो पात्र है वो एक लड़की है जिसका नाम है मंजुल। ये डॉक्टर शेखर की बेटी, डॉक्टर शेखर की पुत्री। और पांचवा में अंतिम जो पात्र इसमें है वो है अपने सुधीर। ये डॉक्टर शेखर का नौकर या सेवक। ये 5 पात्र अपने इस एकांकी में है उत्सर्ग में। अब इसके नायक की अगर बात करें तो इसका जो नायक है ये है डॉक्टर शेखर। ये इस एकांकी का नायक या मुख्य पात्र है। अब इसकी नायिका की अगर बात करें तो वो उसकी जो प्रेमिका छाया देवी है वो इस एकांकी की नायिका है। और अन्य सहयोगकर्ता जो पात्र है उसके रूप में विनय है, मंजुल है और सुधीर, इन तीनों का जो है योगदान इसमें रहा है। अब ये जो एकांकी है इसमें एक वैज्ञानिक के द्वारा ऐसी खोज की जाती है जैसी खोज आज तक दुनिया में किसी ने भी नहीं की। इस वैज्ञानिक ने एक ऐसे यंत्र की खोज की है जिसको उसने नाम दिया है एपराटस। एपराटस एक यंत्र, ये एक ऐसा यंत्र है जिसमें मृत आत्माओं के बारे में अध्ययन किया जाता है कि मनुष्य का शरीर छोड़कर जब आत्मा इस संसार से जाती है तो वो कहाँ जाती है, क्या उसकी स्थिति होती है, उसका पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, वो प्रेत रूप में विचरण करती है या वो किसी दूसरी योनि में चली जाती है, या मरने के बाद में आत्मा दिखाई देती है या नहीं देती है, उस आत्मा की क्या गति होती है, उसके बारे में डॉक्टर जो शेखर ने है
इस यंत्र के माध्यम से अध्ययन करने का प्रयास किया है। अब जैसे कोई भी नाटक या एकांकी शुरू होती है तो आप उसको पढ़ते हो, देखते हो, तो सबसे पहले कोष्टक में कुछ बातें दी हुई रहती है। कोष्टक में जो बातें दी हुई रहती है उसका मतलब ये होता है कि असल में जब इस एकांकी या नाटक को रंगमंच पर दिखाया जाए तो किस तरीके का रंगमंच अपने को बनाना है। जैसे ये जो एकांकी है इसका प्रारंभ हो रहा है इस डॉक्टर शेखर के घर से, तो उसके घर का एक कमरा है जिस पर चारों तरफ जो दीवारें हैं उन दीवारों पर कुछ स्त्री और पुरुषों के चित्र टंगे हुए हैं। इसके अलावा एक ऐसा यंत्र पड़ा है जिसमें 3 तरीके की उसमें बत्ती है, एक लाल, एक नीली और एक हरी, जो अलग अलग संकेत के रूप में डॉक्टर शेखर ने उसमें लगाई है, जिसके द्वारा वो मृत आत्माओं का उसमें अध्ययन करता है। अब भी दूसरा इसमें ये बताया है कि उस समय आसपास में जैसे मान लो जो जिस कमरे से इस एकांकी को शुरू करना है उस कमरे में और कौन कौन सी वस्तुएं पड़ी हुई है, जैसे कुर्सी कहाँ है, टेबल कहाँ है, अन्य जो चीज़ें उसके काम में आने वाली है उसकी खोज में, उसके आविष्कार में, वो सारी चीज़ें जो है वो एक व्यवस्थित तरीके से जो है वो डॉक्टर शेखर के घर में रखी हुई है। और ये सारी बातें एक संकेत के रूप में होती है कि जब इसको हम अपने रंगमंच पर दिखाए तो किस तरीके की रंगमंच का निर्माण करना है, उसका एक पूर्व संकेत जो है वो लेखक खुद ही किसी भी नाटक या एकांकी के प्रारंभ में कोष्टक में दे देता है, जिससे कि रंगमंच का निर्माण करने में किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो। अब बात करते हैं इसके कथानक की कि इस एकांकी का कथानक क्या है, कौन सी बात पर इस पर चर्चा की गई है। आपको बताया था कि नाटक और एकांकी का पहला जो तत्व है उसको कथानक या कथा वस्तु कहते हैं। इस कथानक या कथा वस्तु वाले बिंदु में किसी भी नाटक या एकांकी में आदि से लेकर अर्थात प्रारंभ से लेकर अंत तक की जो भी बातें बताई गई है, जो घटनाक्रम उसमें बताया गया है, रंगमंच पर दिखाया गया है, उसकी संपूर्ण जानकारी जिस बिंदु के अंतर्गत होती है उसको कथानक या कथा वस्तु के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ आपको बताया कि ये पूरी जो एकांकी है वो शुरू से अंत तक अधिकांश डॉक्टर शेखर पर ही आधारित है। इसी को अलग अलग रूपों में इस एकांकी में दर्शाया गया है। तो एकांकी के प्रारंभ में डॉक्टर शेखर और ये विनय, इन दोनों के बीच में चर्चा बताई गई है। अब हम कोई भी नाटक या एकांकी पढ़ेंगे तो उसमें एकांकीकार या नाटककार स्वयं पूरी बात अपने मुख से न कहकर पूरी बात वो अपने नाटक या एकांकी के पात्रों के माध्यम से कहलाता है, जिसमें उसमें स्वाभाविकता आ जाए कि कौन सा पात्र किस स्तर का है, उसकी शिक्षा का स्तर क्या है, उसके जीवन का स्तर क्या है, ये सारी बातें उस पात्र के द्वारा कही गई या लिखी गई जो बातें हैं उनको देखकर आसानी से पाठक, और रंगमंच की बात करें तो दर्शक आसानी से समझ जाते हैं। यहाँ अपना जो चर्चा का जो बिंदु आपको बताया कि यहाँ सबसे पहले एकांकी की जो शुरुआत होती है वो डॉक्टर शेखर और विनय से होती है। ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं। अब इसमें कई बार समय भी दिया होता है कि किस समय का वर्णन है, तो ये संध्या काल का इसमें वर्णन है, शाम का समय है। ये वार्तालाप शुरू होती है 7 बजे से और 7 बजे से लेकर इसमें प्रारंभ में जो दिखाया गया है वो 7:30 बजे तक का वर्णन इसमें बताया गया है शाम का, कि इनके बीच में क्या चर्चा होती है। ये डॉक्टर शेखर जो अपने आविष्कार में अपने यंत्र की खोज में लगे रहते, कौन से एपराटस की खोज में, जिसमें इन्होंने अपने घर परिवार की जो जिम्मेदारी है, अपने निजी जीवन के बारे में भी इन्होंने सोचना बंद कर दिया। केवल अपना जो ध्यान है वो हर वक्त सुबह शाम रात दिन 8 याम उनका जो ध्यान है वो हमेशा इसी अपनी खोज या आविष्कार में लगा रहता है। ये अपने आप को एक ऐसा वैज्ञानिक सिद्ध करना चाहता है जैसी खोज आज तक दुनिया में किसी ने नहीं की है, और अपनी खोज के माध्यम से ये विश्व के जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक है उनमें अपना स्थान दर्शाना चाहता है।
तो डॉक्टर शेखर जो है वो शाम के समय अपने घर के कमरे में बैठा हुआ है और अपने सहायक विनय से कहता है कि देखो विनय, मैंने एक ऐसी खोज की है जिसके बारे में आज तक दुनिया में किसी ने भी जानकारी नहीं दी। ये अपने आप में अभूतपूर्व है। अभूतपूर्व का मतलब जैसा आज से पहले कभी नहीं हुआ हो। और मैं चाहता हूँ कि मैं दुनिया के सामने एक ऐसी सच्चाई प्रस्तुत करूँ जिस सच्चाई से पूरी दुनिया अनभिज्ञ है। तो विनय उसका उत्तर देता है, क्योंकि ये उसका असिस्टेंट है, कि वास्तव में ऐसी खोज आप जैसे व्यक्ति कर सकते हैं, मेरे में इतना दिमाग नहीं है, मैं तो केवल आपका एक सहयोग करता हूँ। जिस रूप में आप मेरा सहयोग लेना चाहता है उस रूप में मैं आपका सहयोग कर सकता हूँ। दोनों के बीच में चर्चा का जो बिंदु है वो ये यंत्र है एपराटस, जिसकी खोज डॉक्टर शेखर ने की है। अब चर्चा में ये भी आता है कि डॉक्टर शेखर को यहाँ तक कि अपने कपड़े पहनने का भी तौर तरीका ढंग से पता नहीं है। वो अस्त व्यस्त उसका जीवन है। कारण क्या है कि असल में उसने अपना पूरा जो ध्यान है वो अपने आविष्कार या खोज पर ही लगा रखा है, बाकी दुनिया से उसको कोई लेना देना नहीं है। इसकी जो अवस्था है वो अपने एकांकी में लगभग बताई गई है 40 वर्ष के आसपास। लेकिन उनके चेहरे से ऐसे लगता है, उनके मुखमंडल से ऐसे लगता है जैसे उनकी अवस्था 40 से काफ़ी ज़्यादा होगी। कारण इसका ये है कि कार्य भार के कारण यहाँ तक कि उनको अपने खाने पीने की भी सुध नहीं है। उसके कारण से उनकी जो उम्र है वो वास्तव में जो आयु है उससे कुछ बढ़कर लग रही है। दूसरे विनय की आयु की बात करें तो इसकी उम्र इसमें लगभग बताई गई है 25 वर्ष। और फिर छाया की उम्र का भी इसमें संकेत किया गया है कि उसकी उम्र है लगभग 35 वर्ष। उसकी जो बेटी है उसकी उम्र है 16 वर्ष, जिसका नाम मंजुल आया है। और सुधीर नौकर की जो उम्र है वो है लगभग 30 वर्ष। तो ये संकेत इसलिए दिया गया है कि जब इस एकांकी को रंगमंच पर दिखाया जाए तो जो पात्र, जो शेखर का किरदार निभाने वाला पात्र है उसकी उम्र लगभग कितनी हो, 40 के आसपास। विनय की उम्र हो 25 के आसपास। छाया देवी जिसकी किरदार जो स्त्री निभाएगी उसकी उम्र 35 वर्ष। मंजुल की जो उम्र है वो 16 वर्ष और सुधीर की 30 वर्ष। दोनों के बीच बातचीत होती रहती है। तभी विनय बोलता है कि आज आपको जो स्टडी सर्किल है, मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये डॉक्टर शेखर अपने जो विद्यार्थी है उनको नए नए आविष्कार, नई नई खोज के बारे में कुछ न कुछ बताता रहता है, या इसके दिशा निर्देश में बहुत सारे जो विद्यार्थी है वो नई आविष्कार और खोज के बारे में, वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में जो है वो बातें इससे सीखते रहते हैं। तो विनय ने याद दिलाया शेखर को कि आज आपको जो है वो 7 बजे के आसपास अपने स्टडी सर्किल में पहुंचना है, जहां पर बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, जिनसे आप कुछ चर्चा करना चाहते हैं। वो बड़े उत्सुक है, आपसे कुछ जानना चाहते हैं और हो सकता है कि आपके आविष्कार में भी वो आपकी कोई सहायता कर दे। तो डॉक्टर शेखर कहता है कि आज मेरा कहीं जाने का कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि मेरी जो बेटी है जिसका नाम अपने आया है इसमें मंजुल, वो 6 महीने बाद में मेरे घर आई है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज जो पूरा समय है वो मैं अपनी बेटी मंजुल को दे पाऊँ, उससे बातचीत कर पाऊँ, उसके हालचाल जान पाऊँ कि वास्तव में वो इतने समय मुझसे जब दूर रही तो किन परिस्थितियों में और कैसे उसने अपना जीवन बिताया। तो विनय कहता है कि ये बात आपकी ठीक है, लेकिन आपने जो समय दे रखा है वो तक 20-25 विद्यार्थी काफ़ी समय से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तो कुछ समय के लिए आपको उनके पास जाना चाहिए। विनय की बात मानकर जो शेखर है वो घर से बाहर जाने के लिए तैयार होता है तो उसको इतनी भी सुध बुध नहीं है कि यहाँ तक कि अपने जो जुराब या मोजे हैं उनका भी पता नहीं कि वो कहाँ रखे हुए है। इधर उधर हर जगह वो टेबल के नीचे, अपने घर में, अपने कमरे में, सब जगह देखता है लेकिन कहीं मिलते नहीं है। तब मंजुल वहाँ आ जाती है और वो कहती है कि पिताजी आपको अपने जूते और जुराबों का भी पता नहीं है, ये आपके मोजे तो आपकी जो कोट की जेब है इसके अंदर पड़े हुए हैं, वो निकाल कर देती है।
तो पहनने में डॉक्टर शेखर ने जूते पहले ही पहन लिए थे और जूतों के ऊपर मोजे पहन रहा है। ये स्थिति देखकर मंजुल को बहुत अधिक हंसी आती है कि वास्तव में आप जैसे जो वैज्ञानिक है वो अपनी खोज में तो सबसे अव्वल होते हैं, लेकिन अपनी दिनचर्या में और अपने जीवन स्तर में ऐसे होते हैं जैसे पागल के समान। तो शेखर कहता है मंजुल से कि ये सब ठीक है, मैं अगर अपना ध्यान अपने शरीर की तरफ लगाऊंगा, अपने पहनने की तरफ, अपने खाने की तरफ लगाऊंगा, तो हो सकता है कि मैंने जिस यंत्र का आविष्कार किया है वो कभी भी संपूर्ण नहीं होता, क्योंकि मैंने अपना पूरा जो जीवन है वो एक तरीके से कुर्बान कर दिया है एपराटस के लिए। मेरे जीवन में इससे बढ़कर और किसी चीज़ के लिए कोई स्थान नहीं। तो मंजुल उनसे मजाक करती है कि क्या मेरे लिए भी नहीं। तो डॉक्टर शेखर कहता है कि नहीं मंजुल, तुम अपनी तुलना उस यंत्र से मत करो, क्योंकि तुम्हारा स्थान सर्वोपरि है, जिसकी तुलना मैं किसी भी यंत्र से करना नहीं चाहता हूँ। इस तरीके से उनके बीच में चर्चा होती है और चर्चा होने के बाद में डॉक्टर शेखर अपनी गाड़ी से, जहाँ उनका अध्ययन जो केंद्र है जिसके लिए अपने शब्द आया है इसमें स्टडी सर्कल, वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ पहले से 20-25 विद्यार्थी उनका इंतज़ार कर रहे थे। उनसे कुछ चर्चा करता है, लेकिन उस चर्चा के समय भी उसका जो ध्यान है वो अपनी बेटी की तरफ ही था कि वो कई महीनों से उससे दूर थी और लंबे समय से अपने घर लौट कर आई है और आज भी मैं अपने काम में व्यस्त हूँ, मुझे अपना पूरा समय आज अपनी बेटी को देना चाहिए, इसलिए जल्दी से वहाँ थोड़ी बहुत उनसे चर्चा करके वापस अपने घर लौटना चाहता है। लेकिन इसी दौरान जो मंजुल है वो घर में जब अकेली रहती है तो अपने नौकर सुधीर से पहले अपना सितार मंगवाती है, जो बजाने का उसको बहुत ज़्यादा शौक़ था। सितार को बजाने के साथ ही उसने एपराटस को भी चालू कर दिया। उसमें दो तरीके की बत्ती जलती है, एक लाल और एक हरी बत्ती। अब लाल बत्ती कुछ देर बाद में अपने आप ही बुझ जाती है, लेकिन हरी बत्ती निरंतर जल रही है और हरी बत्ती जलने के साथ ही जो मंजुल है वो सितार बजा रही है। तब उससे सुधीर चर्चा करता है कि ये क्या है, तो मंजुल कहती है कि ये तार वाला जो यंत्र में बजा रही हूँ इसको सितार कहते हैं। अब यहाँ अपने को ये भी देखना है कि ये जो सुधीर है, नौकर है, तो ये वास्तव में कम पढ़ा लिखा या बिल्कुल अनपढ़ है, इसलिए इसकी भाषा जो एकांकीकार या लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा है उन्होंने केवल आम बोलचाल की भाषा यहाँ प्रस्तुत की है, जिससे कि पात्रों में एक सजीवता बनी रहे। जब इस एकांकी को रंगमंच पर दिखाए तो पात्र इस तरीके की बात अगर बोले तो इसको देखने से स्वतः ही सिद्ध हो जाए, स्वतः ही पता चल जाए कि वास्तव में जो ये व्यक्ति है वो नौकरी है। और अगर ये सभ्य भाषा में बोलने लगेगा तो पात्रों का जो सामंजस्य तालमेल है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए कहता है कि देवी जी ये क्या है, तो मंजुल उसको जवाब देती है कि ये सितार है। और मंजुल उससे पूछती है कि सुधीर क्या तुम इस यंत्र के बारे में जानते हो, तो सुधीर कहता है कि ये टुनटुनवा क्या है, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता, साहब तो रात दिन पता नहीं, ई में ही लगत रहत है, अर्थात इसी में लगे रहते हैं। अगर मैं उन्हें समय पर खाना पीना ना दूं तो खाने पीने की भी उनको कोई सुध नहीं है। ऐसी बातें जो है वो सुधीर उससे करता है। इसी दौरान क्या होता है कि ये डॉक्टर शेखर की अनुपस्थिति में ये जो काम हो रहा था कि मंजुल जो है उस यंत्र को बजा रही थी, सितार को बजा रही थी और यंत्र को चालू कर रखा था। तो बाहर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है और जैसे मंजुल उठकर दरवाज़ा खोलती है वैसे ही प्रवेश होता है छाया देवी का, जिसकी पात्र योजना में हमने चर्चा की थी कि वो है अपने डॉक्टर शेखर की उपेक्षित प्रेमिका, अर्थात डॉक्टर शेखर से ये बहुत अधिक प्रेम करती थी और डॉक्टर शेखर ने छाया को शादी का वचन दिया था। लेकिन इसी दौरान जिस दिन इनकी शादी होने वाली थी कि एक अनहोनी घटना घटित हो जाती है कि इस डॉक्टर शेखर का एक घनिष्ठ मित्र था
जिसका स्वर्गवास हो जाता है, उसके मरने के बाद उसके परिवार में केवल उसकी एक विधवा पत्नी और उसकी बेटी मंजुल ही होती है, बाकी उसका कोई पारिवारिक सदस्य या करीबी रिश्तेदार नहीं होता है। तो डॉक्टर शेखर ने अपने मरते हुए मित्र को एक वचन दिया था कि मैं आजीवन आपकी पत्नी और अपनी बेटी दोनों के प्रति जो फर्ज है वो निभाऊंगा, अच्छे तरीके से इनका पालन पोषण करूंगा। अर्थात ये वचन दिया था कि आपकी जो पत्नी है उसको माँ तुल्य समझकर हमेशा उसकी सेवा करूंगा और मंजुल को अपनी पुत्री के समान मानकर इसका पालन पोषण करूंगा, उसके पालन पोषण में कोई कमी नहीं आने दूंगा। और उसी वचन के कारण डॉक्टर शेखर जो है उसने छाया को जो वचन दिया था वो वचन तोड़ देता है, वचन भंग हो जाता है, जिसकी चर्चा हम अपनी अगली जो कक्षा है कल उसमें करेंगे। ये अपनी जो एकांकी की जो कहानी है उसका जो कथानक है वो यथावत जारी रखेंगे इसमें।